सेशन हम यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ये हमारा जो सेशन होगा वो स्पेशली बीए वालों के लिए है। बीए के जो टॉपिक दिया गया है वो क्लास 12th के टॉपिक से एनसीईआरटी की क्लास 12 की टॉपिक के सारे को कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो सारे सिलेबस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया और यहाँ पे 500 प्लस क्वेश्चंस जो है आपके दिए गए हैं। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है, अध्याय वाइज हम यहाँ पे देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक वीडियो इस पर हम हो सकता है एक और बनाएं मैराथन क्लास की, जिससे हम टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे। टेक्स्ट बुक में हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे यहाँ पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसमें हम 500 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और टॉपिक वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाहर अगर आपने यहाँ पे तैयारी कर ली है तो इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके बाहर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पे शामिल नहीं किए गए हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पे शामिल किया गया है। जो क्लास 12 की एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो वहाँ पे आप मैच करेंगे तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आते हैं यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को। तो पहला हमारा जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो अब जब आप सिलेबस खोलेंगे तो सिलेबस में आपके डायरेक्टली दिया गया है कि पहला टॉपिक आपका क्या है कि ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे दिया गया है, पहला अध्याय है। आप यहाँ पे टॉपिक खोलिएगा CUET का और उसे मैच करते हुए चलिएगा। ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा कि हाँ हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ तो इसका पहला क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर सोचना है पहले, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ पे खुद से एनालिसिस कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आपने यहाँ पे आंसर दिया है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया किस आकार का था, तो आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या फिर त्रिभुजाकार था। तो सिंधु सभ्यता की हम बात करें यहाँ पे तो क्षेत्रफल इसका किस आकार का था, त्रिभुजाकार का था। तो आपको पता भी होगा इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो त्रिभुजाकार था। ठीक, किसका आकार का था, त्रिभुजाकार का। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। तो हड़प्पा से सर्वप्रथम कहाँ पर जो है, किस सन में जो है ईंटें प्राप्त हुई थी, 1826 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 में। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं 1826। तीसरा हम यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया गया आपके सामने कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुदड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी चनहुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा गया है, तो HC मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की थी। ठीक है, HG मजूमदार। तो इसका आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चौथा नंबर, कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो रोपण का उत्खनन कार्य कराया था। तो जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो रोपण है, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये किया गया था किसके द्वारा, ये आपका किया गया था YD शर्मा के द्वारा। ठीक है, वहीं अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम यहाँ पे इसको रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी अश्व किस जगह जो है अश्व की खोज की गई थी, यानी उनके अवशेष मिले हैं, तो लोथल सुरकोटदा में। ठीक है, लोथल में मिला है। इस बात को आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है इसी प्रकार से छठा नंबर है कि सिंधु सभ्यता, छठा नंबर हम देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किसका है। सिंधु जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। यह कथन किसका था, ये आपसे पूछा गया है। तो व्हीलर और गार्डन, इन दोनों का कथन ये है। ठीक है, व्हीलर और गार्डन कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह कौन सा स्थान है। ठीक है,
जहाँ पे हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो हल चलाने का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर है। 8वां नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा के अतिरिक्त, ठीक है, एक तो हड़प्पा में मिला ही था सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष, लेकिन हड़प्पा के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सैंधव सभ्यता के मिले थे। ठीक है, तो रहमान ढेरी में मिला था, सरायखेला में भी मिला था, जलीलपुर में भी मिला था, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी इन तीनों स्थानों पर जो है सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो उपयुक्त हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन क्या था। ठीक है, बाट मतलब क्या होता है, जिससे हम नाप तोल करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सैंधव सभ्यता के जो उत्खनन है, यानी उत्खनन जो कार्य किया गया था, तो उनमें अनेक बाट मिले थे। ठीक, जैसे आज हम यूज करते हैं 1 kg 2 kg, इस तरीके से बाट वहाँ पे आपको मिले थे। सबसे छोटे बाट को आपसे पूछा गया है, सबसे छोटे बाट का वजन कितना था, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे छोटे बाट का वजन क्या था, 13.64 ग्राम। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो भोगात्रार ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक, भोगात्रार कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल कौन है, भोगात्रार। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न अपना देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। एक बार इसको वीडियो को देखिएगा, दूसरी बार स्पीड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कौन सा स्थान है, सुरकोटदा। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। ठीक है, जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। सुरकोटदा जो कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न अपना देखेंगे 12 नंबर कि मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था। तो मोहनजोदाड़ो नगर कहाँ पर बसा हुआ था, इसकी लोकेशन स्थिति बता दी है। तो 20 किलोमीटर के घेरे में जो है मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आप इसका आंसर जो है साथ साथ में लगाते चल रहे होंगे और इसको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद आपको बताता चलूँगा, उसको तो आपको बेसिकली रट ही लेना है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो आने की संभावना भी यहाँ पे बनती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं शामिल करूँगा। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, यानी समानता कौन रखती है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि जो थी वो प्रचलित थी, ये आपसे पूछा गया है। तो द्रविड़ लिपि, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, द्रविड़ लिपि। देखिए मैं सलाह दूंगा, अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं तो इंग्लिश का भी यहाँ पे एक बार आप ऑनलाइन अगर आपका पेपर होगा तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप क्वेश्चन को जो है चुन सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का भी ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को जो है चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाशन में आया था। तो जो धौलावीरा स्थान था यह किस वर्ष प्रकाशन में आया था, ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी पर स्थिति है। तो ये मैं इसको रखूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो ये है रावी नदी पर। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है।
इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो अनेक नगर पता है, उनमें से नगरों की संख्या कितनी है जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, तो वो 6 नगर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से अगला बात करें, 19 नंबर हमारा है। 19 में पूछा गया है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है, ये आपको बताना है। तो चित्राक्षर लिपि जो है वो सैंधव काल की है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है, ये सैंधव काल की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्राक्षर लिपि सैंधव काल। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ये है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। ठीक, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो थी ये हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर है। यहाँ पे हमारा एक अध्याय समाप्त होता है, दूसरा अध्याय हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा अध्याय हमारा क्या है कि राजा, किसान और नगर। ठीक है, जब आप अपना CUT के सब्जेक्ट से मिलान करेंगे तो हमारा उसमें दूसरा टॉपिक और NCERT क्लास 12th की बुक का हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक भी सेम है, यानी राजा, किसान और नगर। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आइए एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें जो होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से राजतंत्र थे, ये आपसे पूछा गया है। तो अंग, मगध, वत्स और वज्जी, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजतंत्र के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो अंग, मगध, वत्स और वज्जी, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजतंत्र है। हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र हो गया। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूछा गया कि ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले क्या था, राजतंत्र था, लेकिन बाद में क्या हो गया, गणतंत्र, यानी लोगों का शासन हो गया, लोकतंत्र हो गया। तो वो कौन था, चेदी था। ठीक, चेदी ऐसा महाजनपद था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पहले तो राजतंत्र के अंतर्गत आता था लेकिन बाद में गणतंत्र के अंतर्गत स्थापित हो गया। अगला हम अपना देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा है, पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्क रसारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था। क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में पुष्क रसारिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था। तो ये राजा का नाम दिया गया है, आपसे पूछा गया है किस राज्य में राज कर रहा था, तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर होगा अति। ठीक, राजा का नाम क्या था, अति, ओ जनपद का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर। चौथा नंबर में आपसे पूछा क्या गया है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी उस नगर का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा नगर था, ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र की। ठीक है, इस प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक कौन था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन था, अजातशत्रु द्वारा। ठीक, अजातशत्रु द्वारा, पहली बात। और दूसरी बात इसमें हमने क्या देखी, दूसरी बात हमने देखी है कि किसके संगम पर, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। किसके, गंगा और सोन नदियों के संगम पर। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। पांचवा नंबर हमारा क्या है, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न हम देख लेते हैं छठवां नंबर कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। ये भी इम्पॉर्टेंट हमारा है। ठीक, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे। तो ये थे शिव के उपासक। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वहाँ के, वो किस देवता के उपासक थे, शिव। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा देख लेते हैं कि सातवां नंबर ऋग्वेद की रचना कब हुई।
तो ऋग्वेद की रचना काल आपसे पूछा गया है। तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वो 1000 से 800 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 1000 से 800 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां नंबर कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल जानकारी है तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपसे पूछी गई है, 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं हमारा इसी प्रकार से, वेदांग की संख्या आपसे पूछी गई है, कितने वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद आपको बताए गए हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो सही हो जाएगा। वेदांगों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला हम अपना प्रश्न की बात करें तो 10वां नंबर हमारा क्या है कि संलेखन संबंधित है। संलेखन किससे संबंधित है? ये कुछ तथ्य होते हैं जिनको को आपको रटना होता है। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वेल अच्छी बात है, आपको पता होगा। लेकिन संलेखन क्या होता था? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बारे में सविस्तार पूर्वक हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें मेन टारगेट क्या है कि सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप करना। तो संलेखन किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित संलेखन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। इसको भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। हमारा 10 नंबर हो गया है इस क्वेश्चन से भी। अगला हम देख लेते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर आपसे पूछा गया है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा है? ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे उसमें महावीर ने एक और 5वां महाव्रत जोड़ा था, वो कौन सा था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ठीक, महावीर ने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय ये सब पहले से ही थे। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सर्वकामनी ने किया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर्वकामनी के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, 13 नंबर। तो 13 नंबर है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? यानी जब आप बौद्ध संघ में प्रविष्ट मतलब क्या होता है? एंट्री। ठीक, तो बौद्ध संघ में जब आप एंट्री लेते थे तब उसे हम क्या कहते थे? तो वो क्या कहलाता? उपसंपदा। ठीक है, उपसंपदा, यानी बौद्ध संघ में अगर कोई भी प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? उसे उपसंपदा कहते थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये भी हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अगला हमारा इस प्रकार से प्रश्न है 14 नंबर कि मौर्यकालीन कलिंग राजा स्थित था। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था वो कहाँ पर स्थित था? तो वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में कलिंग राज्य उपस्थित था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी उड़ीसा, यानी ऑप्शन डी। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित था? वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर में क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। कितने प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था, यह आपसे पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य मुख्यतः 5 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में विभक्त था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में। आइए अगला देख लेते हैं, 16 नंबर हमारा क्या है कि जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, डिफाइन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 16 नंबर भी समाप्त हो गया। 17 नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो खुदाई में मिले अवशेषों को हम क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो खुदाई में मिले अवशेष को हम क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। ठीक, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? खुदाई में मिले अवशेषों को। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं, 18 नंबर हमारा क्या है? इंडिका किताब के लेखक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना पूरी बनती है। ठीक,
तो इंडिका किताब के लेखक आपसे पूछा गया है, तो मेगास्थनीज जो कि इंडिका किताब के क्या थे, लेखक थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। इंडिका किताब के लेखक कौन थे? इंडिका किताब के लेखक थे मेगास्थनीज। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम अगला बात करें अपना 19 नंबर की। 19 नंबर क्या है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो खरोष्टी और पाली का। ठीक है, खरोष्टी और पाली का जो है उन्होंने अर्थ निकाला था। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो खरोष्टी और पाली का। ठीक है, अगला हम अपना प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर यानी 20 नंबर कि धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म के सिद्धांत की शुरुआत की थी अशोक ने। कितने धम्म यहाँ पे स्थापित करवाए थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, शिलालेख इन्होंने लिखवाए थे। तो धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा किया था। अगला हम अपना प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, अगला हमारा अध्याय शुरू हो जाता है। अगला अध्याय हमारा है जाति व वर्ग। अब जाति व वर्ग से जितने भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तीसरा अध्याय हमारा है, इसको टॉपिक से मिला लीजिएगा। आइए एक बार देख लेते हैं इसको भी। पहला हमारा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। तो प्राचीन महाकाव्य का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है ये प्राचीन महाकाव्य के नाम के पूछा गया है, तो ये प्राचीन महाकाव्य के नाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा नंबर अपना देख लेते हैं। दूसरा नंबर है कि महाभारत की एक महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है? महाभारत के एक संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की संख्या आपसे बताया गया है, पूछा है कि कितने संस्करण कितने क्षेत्रों के जो है यहाँ पे बताया गया है। तो लगभग 1 लाख क्षेत्रों को यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, महाभारत के एक महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है? 1 लाख। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगला है कि महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है पूछ ले। तो 1000 वर्ष पहले जो है महाभारत की जो है रचना हुई थी। ठीक है, महाभारत की रचना जो हुई थी 1000 वर्ष पहले महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण में संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह था। यानी वही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है कि महाभारत की रचना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है हमारा कि निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियाँ कौन सी है? ये आपको बताना है। ये कौन सी 2 लोक स्मृतियाँ ऐसी है जो कि लोकप्रिय स्मृतियाँ हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य, ये 2 स्मृतियाँ ऐसी है जो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियों के अंतर्गत आती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 6वां नंबर है कि इतिहासकारों के मतानुसार अगर देखा जाए तो महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आई थिंक यहाँ पे स्किप हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम भी स्किप कर देंगे। अगला हमारा है कि 7वां नंबर कि कौर यानी कुरु कबीले का उदय किन 2 बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ था? तो भरत और कुरु, ये 2 ऐसे बड़े कबीले थे जिनके मिलने पर कौर यानी कुरु का उदय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं 8वां नंबर, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल करेंगे, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो क्षत्रिय का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्षत्रिय का अर्थ यहाँ पे हम देखेंगे तो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो राज्य का क्षेत्र पर अधिकार होना ही क्या कहलाता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ का उल्लेख करता है। तो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। हमारा 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है कि महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है?
तो 24,000 प्राकृतन वाले छंदों का एक पाठ किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो उसको बताता चलूँगा, कि उसको आपको रट ही लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। तो कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर भी थी, इंद्रप्रस्थ भी इसके अंतर्गत आती है, और इशुकर, यानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इशुनकर, ये तीनों राजधानियाँ कुरुओं की राजधानी के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा सभी सोहे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर इसमें क्या है कि पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज जो निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कौशाम्बी में बनाई थी। ठीक है, पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो पांडवों के वंशज निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कौशाम्बी में बनाई थी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया था? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो महाभारत में पुराण और मथुरा के शासक को यदु कहा गया था। ठीक है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया था? यदु। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर आपसे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो देख लीजिएगा। तो पांडवों के द्वारा कौन सा नगर बनाया गया था? वो इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, पांडवों के द्वारा कौन सा राज्य बनाया गया था या फिर कौन सा नगर स्थापित किया गया था? वो था इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व हैं ये आपको बताने हैं। तो महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, और इसमें पर्वों की बात किया जाए तो इसमें 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व इसके अंतर्गत उल्लेखित है। अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर कि पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो पांडु की पत्नी का नाम था कुंती। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि ये आने की संभावना है। तो पांडु की पत्नी का नाम क्या था? ये कुंती था। आइए 16 नंबर देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण आपको बताए भी गए हैं, आपको पता भी होगा। तो 4 प्रकार के वर्ण जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, उसके बाद इसके नीचे, ये ऐसे वर्णों में कहा गया है, बाकी आप आपका जो विचारधारा है। अगला हमारा है कि पीएस सुकंथाकर कौन थे? तो वीएस सुकंथाकर ये कौन थे? ये थे संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, हो सकता है कि कई बार एग्जाम में अजीबोगरीब भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा कि वीएस सुकथांकर कौन थे? ये संस्कृत के विद्वान थे। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं 18 नंबर की मनुस्मृति का संकलन हुआ था। तो मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मनुस्मृति का संकलन पूछा गया तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, मनुस्मृति का संकलन। 19 नंबर देख लेते हैं, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे? तो बात किया जाए कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है इसको तैयार करने में लगभग 47 वर्ष लगे थे। ठीक है, 47 ईयर्स समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में लगा था। ठीक है, अब समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है कि समालोचना करना, जैसे हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि समालोचना क्या होता है। तो संस्करण जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसी के बेस पे महाभारत की जो ग्रंथ था उसी के बेस पे उसका संकलन किया गया था समालोचनात्मक संस्करण का। तो इसको तैयार करने में लगभग 47 वर्ष लग गए थे। आइए 20 नंबर शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे। ठीक है, तो वणिक छंद आपसे पूछा गया है। तो वणिक छंद जो है वह व्यापारियों के लिए उपयोग किया जाता था। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। ठीक है, किसका? वणिक शब्द का उपयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर हमारा क्या है। देखिए हमारा ये भी अध्याय समाप्त होता है। अब हमारा चौथा अध्याय आता है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये हमारा चौथा अध्याय होगा। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइए इसके प्रश्नों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ
त्रिपिटक की रचना हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको हम शामिल करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि आने की संभावना पूरी बनती है। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के बाद, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। सुत विभग खदंगा परिवार, ये 3 भाग है। तो ये 3 भाग किसके हैं? खदंका और परिवार, ठीक है। सुत विभग, खदंका और परिवार, ये तीनों जो है विनय पिटक के भाग हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं तीसरा नंबर हमारा क्या है। तीसरा नंबर हमारा है निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति। अब आपने पकड़ लिया 1028 सूक्ति है तो ये ऋग्वेद होगा, ठीक है। तो हमारा ऋग्वेद सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा देख लेते हैं चौथा नंबर। खुद्दक निकाय का संबंध है। खुद्दक निकाय का आपका संबंध पूछा गया है। तो खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? सुत्त पिटक से, ठीक है। सुत्त पिटक से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, चौथा नंबर। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि 5वां नंबर हमारा क्या है। 5वां नंबर हमारा है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अथर्ववेद से संबंधित नहीं है तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, ये तीनों जो है वो उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। जबकि यहाँ पे श्वेतास्तर उपनिषद ये जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 6वां नंबर हमारा प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है। देखिए, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, किसका है ये आपको बताना है। ये किसका है? कौफितकी उपनिषद का, कौफितकी उपनिषद का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार से 7वां नंबर। 7वां नंबर में पूछा गया कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है। तो किस कारण जो है वर्धमान को जिन कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो सुख और दुख पर विजय पाने के कारण जो है वर्धमान को महावीर की या फिर जिन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनती है। तो वर्धमान को महावीर अथवा जिन का उपाधि क्यों दी गई है? तो उनके सुख और दुख पर विजय पाने के कारण उनको ये उपाधि दे दी गई है। आइए 8वां नंबर हम देख लेते हैं कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। सम्यक दृष्टि तो था ही, सम्यक विश्राम भी था, सम्यक चरित्र भी था, सम्यक वाक नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो 8 का सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 9 नंबर अपना क्या है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम इसको शामिल करेंगे कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन सा है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक में, इसका संकलन किया गया है, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया था? विनय पिटक में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल होता है हमारा क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारा 10वां नंबर हम अपना देखें, बात करें तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। महावीर आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो पहले आपको पता ही होगा कि अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह था, ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, किसमें? जैन धर्म के सिद्धांतों में, ठीक है। अगला हमारा है 11 नंबर, हम देख लेते हैं 11 नंबर निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था ये आपसे पूछा गया है। फाहियान, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फाहियान। तो सबसे पहले कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कम कैटेगरी में शामिल करेंगे क्योंकि आने की संभावना पूरी बनती है। तो फाहियान जो था वो सर्वप्रथम भारत आया था, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आने की संभावना बार बार बनती है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न जो है हमारा 12 नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ था, जिसे हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं। तो उसे ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी की शामिल होता है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निग्रंथ के रूप में विख्यात है। निग्रंथ के रूप में विख्यात आपसे पूछा गया है। तो ये है जैन, ठीक है। ये जैन
ग्रंथ है जो कि निग्रंथ के रूप में विख्यात है। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर, हम देख लेते हैं कि कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी। ठीक है, तो कैनन ऑफ श्वेतांबर जो अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी, तो वल्लभी। ठीक है, वल्लभी के द्वारा संग्रहित की गई थी। अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं 15 नंबर की जैन आगम लिखे गए हैं। तो जैन आगम लिखे गए हैं प्राकृत में। ठीक है, जो जैन आगम हो किस में लिखे गए हैं, किस भाषा में, प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं कि 16 नंबर हमारा क्या है, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया था। कितने भागों में बट गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको भी हम शामिल करेंगे, हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान और महायान में ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था, हीनयान और महायान में बटा था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर की कौन से ऐसे धर्म थे जो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में बटे थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर में पूछा गया कि 19वीं सदी के यूरोपियों में लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, यूरोपियों को किस में काफ़ी दिलचस्पी थी 19वीं सदी में, तो जो सांची का स्तूप था इसमें यूरोपियों की काफ़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, जब आप उसको क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार से है कि 18 नंबर, त्रिपिटक की शाब्दिक अर्थ क्या है। त्रिपिटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी के शामिल में कर देंगे। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियाँ। ठीक है, त्रिपिटक मतलब क्या होता है, 3 टोकरियाँ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हम अपने देख लेते हैं कि 19 नंबर क्या है कि फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाज़त किससे मांगी थी, तो शाहजहां बेगम से। ठीक है, शाहजहां बेगम से मांगी थी। फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की इजाज़त किससे मांगी थी, शाहजहां बेगम से मांगी थी। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर, बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के शामिल हम करेंगे इसको। बुद्ध चरित के रचयिता है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, तो बुद्ध चरित की रचना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कि संभावना पूरी बनती है। अगला हमारा है अध्याय 5, यात्रियों के नज़रिए। इसको हम अगले अध्याय से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो से। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। इसका PDF फॉर्म आपको ले करके कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 10 बार आपको रिवीजन कर लेना है। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये साफ अपने जो जारी किया है, आप वहाँ पे CUT के एग्ज़ाम से डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। सेम सिलेबस को यहाँ पे तैयार किया गया है, तो इसके बाहर आने की संभावना कोई भी चांस ही नहीं बनता। और ये सारी NCERT बुक से उठाया गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये 5 अध्याय है जिसको हम अगले अध्याय से अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आपको उस पर जो भी डाउट होगा आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट होगा, ठीक है, मैं उसको देखूंगा। लेट लतीफ़ आपका आंसर भी जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।